मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में भाषण देने की ज़्यादा ये पहली बार दे रहा हूँ। कॉन्फ्रेंसेस में 2-3 बार बोला हूँ, एक उमर खालिद ने बुलाई थी, कभी शब्द माशमी जी ने बुलाई थी, वहाँ पे हिंदी में बात किया हूँ, लेकिन इस तरह से मंच पर पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ होगी तो माफ़ी मांगने में मुझे कोई पहले ही माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई संघ की शाखा से नहीं आता। तो यहाँ जो आज विषय रखा है जन आंदोलन, और कुछ ही दिनों पहले हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा था वोट चोरी के लिए जो बिहार में हुआ। राहुल गांधी ने जो एक यात्रा निकाली थी वहाँ पे, उसके पहले किसान आंदोलन देखा, उसके पहले हमने आंदोलन देखा सीए एनआरसी के वक्त जो शाहीन बाग आंदोलन नाम से बहुत फेमस हुआ था। ऐसे कई सारे आंदोलन देखे, और मुझे एक्चुअली ये जो वोट चोरी की बात हुई, तो दरअसल मैं एक किताब लिख रहा हूँ फिलहाल कि भारत की पहली मतदाता सूची किस तरह से बनी थी। आप सभी को मालूम है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 27 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने एक खत लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, और उनको खत में उन्होंने लिखा कि भारत का पहला चुनाव लेना है और उसके लिए आजाद भारत की पहली मतदाता सूची बनानी है, और वो मतदाता सूची 21 साल का प्रौढ़ वयस्क और 180 दिन की डोमिसाइल, ये 2 आधारों पर बनाई जाए। अब ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके पहले 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त की बनी हुई मतदाता सूची ये क्वालिफाइड फ्रेंचाइज थी। मतलब जो ग्रेजुएट है, जो इनकम टैक्स पेयर है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, उतने मर्द और उतने ही मर्दों की बीवी, माँ या बेटी, उतनी ही औरतें मतदाता सूची में शामिल की गई थी। और ब्रिटिश इंडिया की, मतलब आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों की, आज के 3 देशों की मिलाकर उस वक्त की मतदाता सूची बनी थी 2 करोड़ 80 लाख मतदाताओं की। और 1947 में पंडित नेहरू कह रहे थे कि देश का पहला चुनाव लेना है और सिर्फ वयस्क जो 21 साल का है उस एकमात्र निकष पे मतदाता सूची बनाई जाए। तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कितने होंगे और ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था, बहुत सारे माइग्रेंट्स विस्थापित आए थे, देश के भीतर भी विस्थापन हो रहा था, क्योंकि एक भी प्रिंसली स्टेट ये उस वक्त तक शामिल नहीं हुआ था। लेकिन प्रशासन अंग्रेजों का बनाया हुआ था, तो एक कोर कमेटी बनाई गई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये 3 नेता, उसमें BN राव एक ऑफिशियल, और उनके अंडर और 3 ऑफिशियल्स, और ये कोर कमेटी बनाई गई, जो कोर कमेटी हर हफ्ते एक बार मिलती थी। और आज बच्चों को लगता है कि मतदाता सूची में नाम ऐड करना है तो जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ, एड्रेस प्रूफ लेके जाओ और नाम दर्ज कराओ। लेकिन उस वक्त बहुत सारी कठिनाइयां थी, और BN राव की तरफ से पूरे भारत में प्रशासन को लेटर भेजा गया कि इन 2 नियमों के आधार पर मतदाता सूची बनानी है, तो संभाव्य अड़चने, संभाव्य प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, भविष्य में ये बनाते वक्त क्या समस्याएं आ सकती है, ये पहले बताओ। और ढेरों खत हर हफ्ते आने शुरू हुए। इलेक्शन कमीशन के आर्काइव्स में, पता नहीं अभी रखा है नॉन बायोलॉजिकल ने या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोविड जब तक आया था तब तक वो सारे आर्काइव्स थे, क्योंकि मैंने वो 1600 फाइलें आर्काइवल खरीदी थी। और उस आर्काइवल फाइल्स में सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, नोटिंग्स है, डिसीजंस है, जितना पत्र व्यवहार हुआ था उस वक्त, वो सारा उसमें मौजूद है। आप यकीन नहीं करोगे कि मतदाता सूची बनाते समय कुल 7,92,000 खत आए। अलग अलग लोगों के आए, अलग अलग संगठनों के आए,
अलग अलग ग्रुप्स के आए, कोई सुझाव देने के लिए खत लिख रहा था, कोई सवाल पूछने के लिए कर रहा था, कोई दिक्कतें बता रहा था। हर खत का सवाल ज्यादा से ज्यादा 14वें दिन भेजा गया। आप यकीन नहीं करोगे, कोई कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर्स नहीं थे, उतने 7,92,000 खतों का जवाब लिखा गया ज्यादा से ज्यादा 14वें दिन। और समस्या एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछ रहा था, उसमें बॉम्बे प्रोविंस था। बॉम्बे प्रोविंस के रिफॉर्म कमिश्नर ने खत लिखा। खत में उन्होंने पंडित नेहरू जी से सवाल किया कि इस 21 साल की उम्र कैसे तय करनी है, क्योंकि देश में लिटरेसी परसेंटेज ये 9.5-10% के आसपास था। 90% तो अनपढ़ थे। पढ़े लिखों के पास भी जन्म का दाखिला नहीं था, अनपढ़ों की तो बात ही नहीं आती। तो 21 साल की उम्र कैसे तय करनी है। दूसरा उन्होंने पूछा ट्रांसजेंडर का क्या करना है। और तीसरा सवाल पूछा कि बंबई में फुटपाथ पे कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं और वहीं पे सोते हैं, वहीं पे रहते हैं, तो उनका क्या करें। पंडित नेहरू ने जवाब लिखा। जवाब में उन्होंने कहा कि अवर क्राइटेरिया इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। हमारा जो नियम है वो किसी लिंग के स्पेसिफिक तहत नहीं है। तो ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर्स आर वोटर्स ऑफ इंडिया, ये उन्होंने लिखा। ये 1947 की लीडरशिप थी। दूसरा उन्होंने लिखा और वो मीटिंग में डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में ऑन द बीट्स ऑफ ड्रम ढोल बजाकर अनाउंसमेंट करो कि इन नियमों के तहत मतदाता सूची बनानी है और 21 साल की उम्र कैसी तय करनी है ये आप हमें बताओ, मतदाताओं को पूछो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पूछा कि क्या ये करना मुमकिन हो सकता है। तो पंडित नेहरू ने कहा कि हाँ, ये मुमकिन करना होगा, क्योंकि इस देश के ज्यादातर लोगों ने लोकतंत्र नाम का सिर्फ लफ्ज सुना है, वो कैसे होता है ये उनको पता नहीं। लेकिन जब हमारे प्रशासन का आदमी उस गरीब, उस दरिद्री, उस अनपढ़, उस पिछड़े हुए आदमी के झोपड़े के दरवाजे में जाकर उसको पूछेगा कि तुम्हारी उम्र कैसे तय करनी है, ये तुम हमें बताओ, तब जाकर इस लोकतंत्र की नींव उस घर में रखी जाएगी। द डेमोक्रेसी विल फाइंड इट ट्रू, ऐसा वो सेंटेंस है। और उस झोपड़े में उस वक्त इस लोकतंत्र के बारे में आकांक्षाएं जन्म लेंगी कि अरे लोकतंत्र ऐसे होता है जहां सरकार हमें पूछती है और हम जैसे बताते हैं वैसे सरकार करती है। और ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। कुछ कमिश्नर ने पूछा कि घरों के नंबर कैसे देने हैं ब्लॉक में, पूर्व से पश्चिम की तरफ दे या उत्तर से दक्षिण की तरफ दे। तो उसको भी जवाब लिखा गया कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस दिशा में घरों के नंबर दो। फिर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है। तो उन्होंने कहा कि इस देश में जितने उच्च वर्णीय हैं वो सारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में रहते हैं, लेकिन जो बहुजन है, जो इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं बाकी दिशाओं में, तो अगर पूर्व ग्रह दूषित अधिकारी होगा तो वो इन दिशाओं का इस्तेमाल करके उनको मतदाता सूची में नहीं लेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए घरों के नंबर ही ऐसी दिशा में दो ताकि ये मतदाता सूची सर्वसमावेशक बने। ये हमारी लीडरशिप थी। और ऐसी कई सारी समस्याएं आती गई, कई सारी समस्याओं के ऊपर पॉलिसी डिसीजंस लिए गए और ये सब करते करते 1.5 साल गया। इस देश के लोग पहले इस देश के मतदाता बने, फिर इस देश के नागरिक, क्योंकि पहले मतदाता सूची तैयार हुई, बाद में संविधान आया। तो जब मतदाता सूची पूरी हुई तब बी.एन. राव ने पंडित नेहरू को खत लिखा और खत में उन्होंने लिखा कि 18,92,00,000 मतदाता, 49.2% पॉपुलेशन और 388 यार्ड ऊंची मतदाता सूची बन गई है और मुझे यकीन नहीं होता कि ये वास्तव में आया है। उन्होंने लिखा आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस इज द रियलिटी। और उसको पंडित नेहरू ने एक सेंटेंस में जवाब लिखा
दिस इज ए रियलिटी बिकॉज समबडी इमेजिन्ड इट। ये वास्तव में आया है क्योंकि इसकी किसी ने कल्पना की थी। ये मेरा देश था जो इस देश की मतदाता सूची, इस देश का संविधान, दुनिया का पहला जेंडर न्यूट्रल, दुनिया का पहला रेस न्यूट्रल संविधान और मतदाता सूची बना रहा था। नया जन्म लेने वाला लोकतांत्रिक देश, ये 700 साल पुराने जहां मैग्ना कार्टा का जन्म हुआ था, उस ब्रिटेन को और उस अमेरिका को दिखा रहा था कि मतदाता का अधिकार ये जेंडर न्यूट्रल और रेस न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की मतदाता सूची भी ऐसी नहीं थी, अमेरिका का संविधान भी ऐसे नहीं था जेंडर और रेस न्यूट्रल। यहां 75 साल बाद देश कहां जाना चाहिए, कहां से कहां जा रहा है? आज जिस देश में पूरी कवायद इसलिए की गई थी कि आखिरी आदमी को उसका सरकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, और सिर्फ सरकार चुनने का अधिकार का मतलब क्या होता है? उसकी आशा, आकांक्षा, अपेक्षा, सवाल, उसकी समस्या, हर समस्या का हल ढूंढने के लिए एक प्रतिनिधि चुनना और उस प्रतिनिधि के माध्यम से उसके सवाल और उसकी आकांक्षाएं सरकार के सामने रखना। यह सारी चेष्टा हो रही थी कि उस आखिरी आदमी को वो अधिकार दिया जाए। इस देश में आदिवासियों को आंदोलन नहीं करना पड़ा, पिछड़ों को आंदोलन नहीं करना पड़ा, महिलाओं को आंदोलन नहीं करना पड़ा कि मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये सब किए बिना इस देश के नेताओं ने दिया था। आज वो अधिकार मिलने के बाद उस अधिकार को छीनने की, उसको चोरी करने की कोशिश हो रही है। और पिछले कई 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बार बार राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका ये अधिकार छीना जा रहा है। और उसने, मैंने पहली बार हिंदी में जाकर उस दिन वीडियो किया क्योंकि मुझे लगा कि ये इस देश के लोगों को समझना ही चाहिए कि मतदाता सूची में आपका नाम आना ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसके लिए कई लोगों ने अपना खून बहाया है, कई लोगों ने अपना पसीना बहाया है, कई लोगों ने अपनी जानें दे दी है। वो सब शहादतों के बाद आपको यह अधिकार मिला है, और यह अधिकार छीनने की कोशिश कौन कर रहा है? जिस कुर्सी पर वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी बैठा था, उस कुर्सी पर आज एक कड़ीपार बैठा हुआ है। किस किस्म की भाषा हम संसद में सुनते हैं? जिस संसद में पंडित नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे लोगों ने भाषण दिए थे, उस संसद में एक कड़ीपार बोलता है जब 370 कलम हटाया गया था, वो कहता है कि बाजू में फारूक अब्दुल्ला दिख नहीं रहे तो क्या गनपट्टी पे बंदूक रख के लेके आऊं क्या? यह हालत हो गई है इस देश के संसद की, उस सदन की। एक सड़क छाप ढूंढने की तरह भाषा का इस्तेमाल होता है और हम बर्दाश्त करते हैं। ये वोट चोरी हो रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। एक और वाकया बता रहा हूं। मैं जब जर्नलिज्म में था 2009-10 की बात है, हमारे स्ट्रिंगर्स हुआ करते थे। हमारे अहमदनगर के स्ट्रिंगर ने मुझे एक स्क्रोल के लिए, टेलीविजन पर स्क्रोल जो नीचे पट्टी आती है, घूमती है, उसके लिए एक खबर भेजी। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक डाका पड़ा है और उस डाके में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कॉपी उसकी। तो मैं वो कॉपी पढ़ रहा था। उस कॉपी में एक आरोपी था, डकैत 5 नंबर, उसका नाम था अबोशा काये और उसकी उम्र लिखी थी 18 महीने। तो मैंने उसको पूछा कि अरे तू कंफर्म कर ये क्या है? तो उसने बोला सर हाँ वाकई में 18 महीने का ही है, 1.5 साल का ही बच्चा है। तो उसको डकैत कहकर अरेस्ट किया है। फिर सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, उसको 7 दिन की पुलिस जमानत, पुलिस या कस्टडी दी, सुनाई है। तो हम वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद एक खबर की, उसकी जनसुनवाई रखी गई। मुकुल वासनिक सामाजिक कल्याण मंत्री थे, उन्होंने जस्टिस फूल के तहत एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी, उसकी जनसुनवाई हुई। और तब मुझे पता चला कि ये जो कम्युनिटीज है महाराष्ट्र में 42 है, जिनको अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब कहा, गुनेगार, और उन क्रिमिनल ट्राइब्स को पंडित नेहरू ने सरकार आने के बाद डी नोटिफाई किया। अंग्रेजों ने नोटिफाई किया था क्रिमिनल ट्राइब्स,
पंडित नेहरू जी ने उन्हें डिनोटिफाई किया, लेकिन पुलिस के ट्रेनिंग मैनुअल में वो रहे वैसे ही क्रिमिनल ट्राइब। और उनके लिए नियम ये था कि 72 घंटों से ज्यादा एक किसी भी गांव में नहीं रह सकते। हर 72 घंटे के बाद उनको गांव बदलना पड़ता है। अब गांव बदलना पड़ता है तो एक जगह पे वो स्थायी नहीं है, वो रहते नहीं है, तो उनके पास कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, परमानेंट घर नहीं है, इसलिए शिक्षा का परसेंटेज 0%, कोई शिक्षा ही नहीं मिल पाती। सरकार की एक भी योजना का उनको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि राशन कार्ड नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है तो मतदाता सूची में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत भी नहीं। ये जनसुनवाई होने के बाद उस वक्त यूपीए की सरकार थी और रेणुके कमीशन बनाया गया। रेणुके कमीशन ने पूरे भारत में सर्वे किया। उस वक्त 2010-11 में इन क्रिमिनल ट्राइब्स की जनसंख्या पूरे देश में 13 करोड़ थी। अब 21 की जनगणना तो हुई नहीं है, अभी उनकी संख्या होगी 15-16 करोड़। उस वक्त 13 करोड़ थी। रेणुके कमीशन ने सरकार के सामने रिपोर्ट रखी कि इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन 2014 में सरकार बदल गई और ये सरकार आ गई, तो जिनको अधिकार मिला है वोट का, उनका अधिकार ये छीनना चाहती है जिन 15 करोड़ लोगों को मिला ही नहीं है, उनका तो सवाल ही नहीं आता। और ये जो सीए एनआरसी जैसे कानून लाते हैं, ये 15 करोड़ लोग कहां से कागज दिखाएंगे? उस सीए एनआरसी में कहां से वो कागज लाएंगे? महाराष्ट्र में 42 कम्युनिटीज है, उनकी पॉपुलेशन उस वक्त महाराष्ट्र में 2.25 करोड़ थी। 2.25 करोड़। पारधी, रामोशी, बसंत जोगी, कैकाड़ी, कोलाटी, ऐसे कई सारी जमातें उसमें। ये क्या करेंगे, कैसे साबित करेंगे उनकी नागरिकता? और ये ऐसी सरकार हमारे ऊपर आ गई है जिनको कोई संवेदना नहीं है। आप जरा सोचिए, इन 15 करोड़ लोगों के लिए कौन जन आंदोलन करेगा भी या नहीं करेगा? ये वाकई में सोचने की बात है। अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जी की जयंती है, उसी दिन दशहरा है और उसी दिन मोहन भागवत आरएसएस के 100 साल पूरे करने पर भाषण देने वाले हैं। ये विडंबना है कि गांधी जी के जयंती पर उनके 100 साल पूरे हो रहे। मैं सिर्फ इतना ही देखता हूं कि विजयादशमी के दिन हम रावण जलाते हैं, उस दिन किसी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। क्या संघ का रावण जलाने के लिए हम तैयार है या नहीं? ये होना ही चाहिए। और ये मैं क्यों कहता हूं, ये राम मंदिर बनने से पहले कुछ दिन वो अक्षताएं बांट रहे थे, तो हमारे यहाँ पे आए नासिक में। मैंने नीचे जाकर बिल्डिंग का हमारा गेट बंद कर लिया, मैंने कहा हम करने आए। तो बोले क्यों? नासिक का तो रामायण में असाधारण महत्व है। बोला हाँ बिल्कुल है, भारत का पहला अपहरण नासिक में हुआ था, अब इससे बड़ा महत्व क्या चाहिए? फिर मैंने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, वो अपहरण हुआ कैसे? क्योंकि लक्ष्मण रेखा तो खींची गई थी, कोई उसे लांघ कर अंदर आएगा तो जल जाएगा, फिर रावण क्यों नहीं जला? बोले सीता बाहर गई थी उसे भिक्षा देने के लिए। बोले जिसकी लंका सोने की थी उसको क्या भिक्षा देगी? बोले नहीं, वो साधु के वेश में आया। तो मैंने बोला रामायण की पहली सीख ये है कि साधु के वेश में आने वालों से सावध रहो, सावधान रहो। ये रामायण की पहली सीख है। और इसीलिए राम ने रावण जलाना शुरू किया और लोगों से कहा कि हर साल जलाओ ताकि याद रहे किससे बच के रहना है। आज 100 साल बाद वही हो रहा है, वही साधु के वेश में आकर सबको गुमराह कर रहे, फंसा रहे हैं और हम उसमें चले जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है 100 पाप पूरे हो गए हैं। इस विजयादशमी के दिन, इस दशहरे के दिन संघ के पापों के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उसके अंत की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा, और वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। एक बात याद रखो, किसी भी लड़ाई हो,
किसी किसान आंदोलन हो या किसी विद्यार्थियों का आंदोलन हो, किसी वही मजदूरों का आंदोलन चल रहा हो, वो किसी का सवाल उठाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। कोई भी सामाजिक समस्या को लेकर वो लड़ते हुए आपको दिखेंगे नहीं। वो मैदान में होते ही नहीं है, वो मन में होते हैं। वो मैदान में नहीं होते, वो मन में होते हैं। और पहले उसके लिए उनको मन से हटा दो, बिल्कुल हटा दो। ये जो मैं बात कह रहा था मतदाता सूची की, पंडित नेहरू ने जो जवाब दिया था वो हमेशा के लिए एक सीख है। ये वास्तव में आया है क्योंकि इसकी किसी ने कल्पना की थी। आपको सिर्फ कल्पना करनी होगी कि संघ को कैसे हराना है। 1000 दिशाएं आपको दिखेंगी, 1000 दिशाएं दिखेंगी कि किस किस तरह से संघ को हम हरा सकते हैं। थोड़ी रियलिटी में भी आते हैं। 2009 में जब कांग्रेस को 205 सीटें आई थी, कांग्रेस को पूरे देश में मिले हुए वोट थे 11 करोड़ 92 लाख। क्योंकि मैं रोमांटिसिज्म में जीना नहीं चाहता, वास्तव से हमें मुकाबला करना ही है। 2009 में कांग्रेस को पूरे देश में मत मिले थे 11 करोड़ 92 लाख और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए थे 205। 2014 में जब वो हारे 42 पर आए, तब भी कांग्रेस को मिले हुए वोट थे 11 करोड़ 92 लाख। 2019 में भी उनको मिले 11 करोड़ 92 लाख। इसका सीधा मतलब क्या है? 2014 में फर्स्ट टाइम वोटर्स की जनसंख्या थी 14 करोड़। जितने वोट कांग्रेस को मिले थे उससे 3 करोड़ ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर थे। इसका मतलब फर्स्ट टाइम वोटर जो बनने वाला है उसके साथ इस विचारधारा का, जो लेफ्ट है, जो लिबरल है, जो सेक्युलर है, उसका कोई संपर्क ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं सेवादल की शाखा का पढ़ा लिखा लड़का हूं। मैं सेवादल का प्रोडक्ट हूं और ये मैं गर्व के साथ, अभिमान के साथ कहता हूं। हम 4th कक्षा में था मैं जब शाखाओं में जाना शुरू किया था सेवादल। हमें रोजाना सिखाया जाता था, हर साल 2 शिविर होते थे। उन शिविरों में परीक्षा ली जाती थी। पता नहीं वो बंद तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आने वाले वोटर्स के साथ संपर्क बनाने की एक यंत्रणा थी, एक स्कूल ऑफ थॉट था। आज संघ की शाखा में 8 साल का बच्चा जाता है, 10 साल उसके ऊपर कुसंस्कार किए जाते हैं और वो जहरीला बनकर 18वें साल में निकलता है। परसों मेरी बात हो रही थी मृदुला मुखर्जी और अनित मुखर्जी से। वो मुझे कह रहे थे कि 7वीं की एनसीईआरटी के सिलेबस में देश के विभाजन के लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, नेहरू और गांधी कैसे जिम्मेदार है, ऐसा सिलेबस में लिया गया है। 7वीं कक्षा है, जो आज 14 साल का है या 13 साल का बच्चा है। मतलब 2029 का वोटर उन्होंने आज बनाना शुरू किया है। हमारा क्या संपर्क है इस जनरेशन के साथ? हम वो कब एस्टेब्लिश करने वाले हैं? कब हम उनके संपर्क में आएंगे? कब उनको सिखाएंगे? देश का सही इतिहास कब सिखाएंगे? अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, अंग्रेजों के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करने वाले वाइसरॉय विलियम के साथ सावरकर ने रिटर्न एग्रीमेंट किया था टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आई विल स्पेंड माय रेस्ट ऑफ द लाइफ इन अपोजिंग गांधी, मुस्लिम्स एंड कांग्रेस, ऐसा लिखित तौर पर करार किया था। उसके बाद पेंशन लेना शुरू किया। ऐसे आदमी को यहां वीर कहा जाता है। आप सेल्युलर जेल में जाओ, सेल्युलर जेल में अंडमान में एक प्रदर्शनी लगी हुई है क्रांतिकारियों की। उस प्रदर्शनी में हेडगेवार और पप्पू गोलवलकर की फोटो है। मैं पप्पू गोलवलकर बोलता हूं क्योंकि वो परम पूज्य बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म करता हूं पप्पू। तो उनकी तस्वीरें वहां पे है क्रांतिकारियों के प्रदर्शन में, जिनको पूरे देश के इतिहास में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, वो वहां पर आ गए हैं। कल पूरा इतिहास भी बदल देंगे। और हमने देखा ना प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे आती है और क्या बताती है।
भगत सिंह जाते हैं सावरकर के पास कि मैं आपकी किताब का ट्रांसलेशन करना चाहता हूं। भगत सिंह सावरकर की किताब आई 1909 में। उस वक्त 2 साल के भगत सिंह अपनी मां की गोद में खेल रहे थे, उनको अपनी मातृभाषा भी नहीं आ रही थी, और इनकी अंग्रेजी किताब का वो पंजाबी में ट्रांसलेशन करने वाले थे। लेकिन झूठा इतिहास सामने रखा जाता है, झूठी बातें बार बार दोहराई जाती है, और इसका जवाब हम नहीं देते। इसका जवाब देने के लिए जब हम खड़े हो जाएंगे तब ये डर जाएगा। और ये मेरा जाती निजी अनुभव है, सिर्फ सामने डट कर खड़े रहने की जरूरत है। ये दुम दबा कर भाग जाते हैं। क्या इस 90 साल की पूर्ति के दिन हम क्या इतना भी संकल्प करने के लिए तैयार है या नहीं? किस तरह से नफरत फैल रही है हम नहीं देख रहे। ये आप जो कह रहे थे नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, हमारे यहाँ कल क्या हुआ? यहाँ की जेनजी एप्पल की शोरूम के बाहर खड़ी थी, 22 घंटे 24 घंटे अभिमान से कह रही थी मैं 24 घंटे से लाइन में खड़ा हूं। ये क्रांति लाएंगे? ये नहीं लाएंगे। इसके लिए हमने इनको तैयार ही नहीं किया है, इसको हमने विचारधारा का, आइडियोलॉजी का प्रशिक्षण ही नहीं दिया है। और अभी बहुत देर हुई है, कम से कम अब तो शुरू करना चाहिए। आज नहीं शुरू करेंगे तो जनरेशन माफ नहीं करेगी अभी। ये सच में कह रहा हूं। जब ज्ञानव्यापी मंदिर का चल रहा था, ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे मंदिर है और वहां और कहीं बलिया में, यूपी में कहीं चल रहा था, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त चंद्रचूड़ थे, उनको खत लिखा था और उनको मैंने कहा था कि मैंने महाभारत पढ़ी है और महाभारत में कौरवों को हराने के बाद पांडव जब दोबारा हस्तिनापुर आए तो हस्तिनापुर का नाम मतलब पहले आज दिल्ली है, उस वक्त हस्तिनापुर हुआ करता था। और आने के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के मतलब उसको सम्मानित करने के लिए एक भव्य मंदिर श्री कृष्ण का बनाया। और मेरे पढ़े हुए महाभारत के अनुसार वो श्री कृष्ण का भव्य मंदिर आज के सुप्रीम कोर्ट के नीचे है। तो कृपया इजाजत दे। और फिर लिखा कि ये जो बेवकूफी पूरे देश में चल रही है इसे रोको, और इसे रोकना आपका कर्तव्य है। उसके लिए आप पगार लेते हो, लेकिन हम सम्मान से कहते हैं कि आप कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। पगार लेते हो, कोई मेहरबानी नहीं करते। जो पगार लेते हो वो काम करो। अगर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो संविधान का संरक्षण करो। अगर वो करने की बजाय अगर आप यहाँ खोदो वहां खोदो, मतलब 2011-12 में ये देश चांद पर पानी ढूंढ रहा था, आज हम कब्रों के नीचे ढूंढ रहे। क्या है, कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। भाजपा का पूरा देश का प्रचार देखो किस तरह से हो रहा है। इश्तेहारों में विकास और जवान पर विद्वेष, हर काम में विद्वेष, हर काम में नफरत, सिर्फ विकास सिर्फ इश्तेहारों में, और हर चीज को एक धर्म का गांजा लोगों को खिलाने की कोशिश हो रही है। हमारे महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपया नहीं है, इसलिए 66,000 स्कूल बंद कर दिए। 2000 करोड़ रुपया नहीं है, इसलिए 66,000 स्कूल बंद। लेकिन नासिक के कुंभ मेला के लिए 14,000 करोड़ है, वहां गांजा फूकने के लिए पैसा खर्च करेंगे। लेकिन 66,000 स्कूलों में 66 लाख बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे। यहां कर्नाटक के विधायक बैठे हुए हैं। हमारा बजट 8 लाख करोड़ का है, महाराष्ट्र का सालाना 8 लाख करोड़। उसमें कृषि के लिए 9,000 करोड़ है, और कर्नाटक का बजट 4 लाख करोड़ है, कृषि के लिए 51,000 करोड़। महाराष्ट्र में ये सरकार क्यों बदलनी चाहिए, इसके लिए ये एक ही एग्जाम्पल काफी है। और इसी वजह से महाराष्ट्र में आत्महत्या हो रही है, और आत्महत्या होने के बावजूद यहां पे नफरत फैलाई जाती है।
जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, हर किस्म का पोलराइजेशन। क्योंकि इस किस्म के पोलराइजेशन के खिलाफ खड़ा रहने के लिए हमने किसी को तैयार नहीं किया। कोई कह रहा था पहले ये आजादी की दूसरा आंदोलन, या आजादी की अगर दूसरी लड़ाई है तो आजादी की इस दूसरी लड़ाई का गांधी कौन है, आजादी की दूसरी लड़ाई का नेहरू कौन है, इस दूसरी लड़ाई का भगत सिंह कौन है, इस दूसरी लड़ाई का सुभाष चंद्र बोस किसमें देखूं मैं? कोई तो दिखाओ। ये कोई ऊपर से आने वाले नहीं है, हम में से ही तैयार होने चाहिए, हमारे बीच में से ही होने चाहिए, हमारे बीच में से ही कोई बलिदान के लिए तैयार होना चाहिए। हम कहते तो बहुत है। जब वो अनुराग ठाकुर ने पूछा था राहुल गांधी के जाति के बारे में, तब मैंने कहा था कि उसकी जाति बलिदान की है, तेरी बता। तेरी तो प्रज्ञा ठाकुर की है ना, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है तेरी जाति, तू राहुल गांधी की जाति पूछ रहा है। लेकिन ये हमें बताना पड़ेगा। हर बार कोई गांधी क्यों मरे, क्यों कोई निरंजन टकले नहीं मरता, कोई पाटिल नहीं मरता, क्यों कोई मोहिते मरने के लिए तैयार नहीं है? हमें मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर वाकई में ये दूसरा आजादी का आंदोलन है, बलिदान के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, और फैसिज्म इतनी आसानी से नहीं हारता, बिल्कुल हारता नहीं आसानी से। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि एक दिन इस देश के लोग ही उब जाएंगे, इस देश के लोग ही थक जाएंगे भाजपा से, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। लोग थकेंगे, हारेंगे, उब जाएंगे और गुलाम बन जाएंगे। उनको लड़ने के लिए अगर खड़ा करना है तो शहादत के एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। नई शहादतें, नए त्याग, नया बलिदान उनको दिखाना पड़ेगा। आज गांधी, नेहरू, फुले, अंबेडकर ये माइथोलॉजी के फिगर्स लगते हैं बच्चों को, आज के बच्चों को। वो सोच ही नहीं सकते, वो कल्पना ही नहीं कर सकते कि वाकई में इतना त्याग करने वाला, बलिदान देने वाला कोई हो सकता है, क्योंकि उस तरह का एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण उन्हें उनके इर्द गिर्द नहीं दिखता। अगर उनके इर्द गिर्द देखने के बाद उनका इन मूल्यों के ऊपर विश्वास बैठेगा तो वो एग्जाम्पल हमें देने पड़ेंगे, वो उदाहरण हमें दिखाने पड़ेंगे कि हम तैयार हैं करने के। और ये हो सकता है। इस देश में आम किसानों ने जो आंदोलन किया था 13 महीने दिल्ली की सीमा पर, उन्होंने दिखा दिया कि इस देश का आम आदमी जब अहिंसा के रास्ते, सत्य की खोज में निकलता है तो वो बड़े से बड़े ताकतवर नेताओं को भी झुका सकता है। 13 महीने उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन दिखा दिया कि ये जो मूल्य है, जो अहिंसा का मूल्य है, जो सत्य का आग्रह है, उसके आधार पर लड़ाइयां जीती जा सकती है। ये हमें दोबारा करना पता है। 750 किसान मरे, ये मुझे ये भी पता है। और ये 750 मरे हुए किसानों का कोई डेटा सरकार के पास नहीं। ये एनडीए जो है, ये नो डेटा अवेलेबल वाली सरकार है। कोविड में कितने मरे, कोई डेटा अवेलेबल नहीं। किसान आंदोलन में कितने मरे, कोई डेटा अवेलेबल नहीं। किसी भी चीज का डेटा इनके पास नहीं है। हाँ, 27 फरवरी को रात को 3:30 बजे अंधेरे में बादलों के पीछे से छुपकर 30,000 फीट ऊपर से नीचे बालाकोट में 300 आतंकवादी मार दिए, इसका डेटा इनके पास है। पाकिस्तान में बालाकोट में 30,000 फुट से अंधेरे में रात के ये वो उन्होंने गिन लिए, लेकिन दिल्ली की सीमा पर कितने किसान मरे इनको पता नहीं। ये कोविड का मुआवजा जब सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया, तब केंद्र सरकार वहां पे एफिडेविट देती है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया था। अरे स्टेट गवर्नमेंट ने अगर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया तो मेरी सर्टिफिकेट पर तुम्हारा थोड़ा क्यों है? कोई जरूरत नहीं है। सर मैं वाकई में यूएस गया था 2023 में, मुझे बुलाया था वॉशिंगटन डीसी में। इमिग्रेशन पर मुझे पूछा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, मैंने दिखाया तो वो लेडी ऑफिसर मुझे बोली कि आप दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। मैंने बोला यहाँ का नाम और मेरा पासपोर्ट का नाम देख लो। नहीं, तस्वीर किसी और की है, तस्वीर गलत है।
मतलब मेरा देश ही गलत हाथों में है। और इतना ही नहीं, मेरे देश का तृतीयपंथी जो है उसके सर्टिफिकेट पर भी इसका ही फोटो है। तो ऐसी हालत में हम आ गए। अगर ये बदलना है, अगर इन समाजवाद के मूल्यों को, अगर इस सेक्युलरिज्म के मूल्यों को दोबारा यहां लोगों के बीच में अहमियत दिलवानी है, तो ये सारी कीमतें हमको चुकानी पड़ेगी। क्योंकि संविधान से ये दो लफ्ज हटा दो की बात शुरू हो गई और इनको लगता है कि ये दो लफ्ज है। मैं इनको शब्द प्रयोग कहता हूं, ये शब्द नहीं है, ये शब्द प्रयोग है। सोशलिज्म ये शब्द प्रयोग है, इसके बहुत सारे मतलब है, इसकी बहुत गहराई में मतलब है। सेक्युलरिज्म इसका मतलब भी बहुत गहराई में है और ये मतलब उनको समझ में नहीं आता है। आखिर में हाँ, उनके लिए तो है ही डायनामिक, क्योंकि ऐसा है, ब्राह्मण्यवाद को यही तो डायनामिक है सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का, जो उड़ा देगा पूरा ब्राह्मण्यवाद की जो थ्योरी है। आखिर में मैं एक छोटी कविता है वो पढ़ता हूं और उसका मतलब भी यही है। ये जिन मूल्यों के बारे में हम बोल रहे हैं, जो मूल्य इस स्वतंत्रता आंदोलन से आए और जो मूल्य इस देश के संविधान ने हमें दिए, उन मूल्यों को ये हटाना चाहते हैं। लेकिन उनकी तरफ से उनका एक बयान है, उन मूल्यों की तरफ से, मैं कोई मुल्क नहीं हूं कि जला दोगे मुझे, कोई दीवार नहीं हूं कि गिरा दोगे, कोई सरहद भी नहीं कि मिटा दोगे मुझे। ये जो दुनिया का पूरा नक्शा अपनी मेज पर बिछाए रखा है, इसमें कावाक लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे इसमें कहां ढूंढ रहे हो? मैं एक अरमान हूं दीवानों का, सब जब ख्वाब हो कुचले हुए इंसानों का। लूट जब हद से सिवा होती है, जुल्म जब हद से गुजर जाता है, मैं अचानक किसी कोने में नजर आता हूं, किसी सीने से उभर आता हूं। आज से पहले भी तुमने मुझे देखा होगा, कभी मगरिब में, कभी मशरिक में, कभी शहरों में, कभी गांव में, कभी बस्ती में, कभी जंगल में। मेरी तारीख ही तारीख है, मेरा कोई ज्योग्राफिया नहीं। और तारीख भी ऐसी जो पढ़ाई तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी लोग छुप छुप कर पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कातिल मेरे मर जाते हैं, मैं न मरता हूं न मर सकता हूं। ये संविधान के मूल्य आपसे कह रहे हैं कि मारने की कोशिश तो कई बार की जाएगी, लेकिन नहीं मरेंगे। और इसीलिए गांधी नहीं मरते, गांधी इसीलिए अमर रहते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस, एक बहुत छोटा है। एक बच्चे से मैं बात कर रहा था ट्रेन में, और उस ट्रेन में चलने वाले बच्चे ने मुझे कहा था कि गांधी जी मरे नहीं है, गांधी जी जिंदा है। तो मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो उसने कहा कि देखिए, गांधी जी के प्रशंसक तो पहले भी थे, आज तो सत्ता में आए हैं, लेकिन फिर भी इन 70-75 सालों में उन प्रशंसकों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि अपने बच्चे का नाम मथुराम रखे। और जब तक शर्म और हया जिंदा है, तब तक गांधी जिंदा है। इस देश की संस्कृति यह है कि इस देश में बच्चों का नाम दुर्योधन, कंस या नथुराम नहीं रखा जाता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। साथियों को सुनना और जो इतिहास के दायरे में जो बातें रखते हैं और वर्तमान से वो जुड़ा करते हैं, वो सुनने में काफी बहुत दिलचस्प होता है। उन्होंने काफी बातें कही और हमें चेतावनी दी है कि जिस समाजवादी आंदोलन की परंपरा का हम इतिहास दोहरा रहे हैं और वो खत्म करने के लिए आज की सरकार तानाशाही के रूप में हर घड़ी हर जगह हमें दिखाई देती है। तो और किसी के घर में शिवाजी ना हो, और किसी के घर में नेहरू, गांधी जी, अम्बेडकर ना हो, तो हमारे घर से, हमसे शुरुआत क्यों ना हो? ये चेतावनी उन्होंने हमें दिया है
मैं मानता हूं कि इस परंपरा का आदर करते हैं तो हम सब लोग अगर समय आता है तो पीछे हटने वाले नहीं हैं।